चलिए एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व जो सरिस्का है वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व आपसे पूछ रहा है। दोस्तों आप जानते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा बी यानी दूसरा। देखिए जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है दोस्तों इसे 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन उससे पहले 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये चार काफी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। एक तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों मेलाघाट टाइगर रिजर्व, और एक आपका पड़ता है बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है। एक आपका पड़ता है डंफा टाइगर रिजर्व जो कि आपको मिजोरम में मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट है भद्रा टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में मिलेगा। तो आप इन टाइगर रिजर्व को प्लीज ध्यान रखना। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा वन आच्छादित वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गाइस इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका होगा सी यानी मिजोरम होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिए जो आप जानते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो हमारे आता है, ठीक है, यानी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी आईएफएसआर जो हमारा जारी किया जाता है, उसके 2021 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम माने तो सबसे ज्यादा वन आच्छादन किसमें है? मिजोरम में। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे नंबर पे मणिपुर। देखिए कभी कभी होता है ना कि एग्जामिनर पहले वाला ऑप्शन नहीं देता है और ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट करता है, तब पर भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे नंबर पे मणिपुर। ये क्या है? ये आपका वन आच्छादन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा था पेपर में, तो आप जानिएगा दोस्तों फिनलैंड को हम झीलों की वाटिका कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा बी यानी दूसरा होगा प्रश्न का राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? यानी जर्मनी में कौन सा पर्वत पाया जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पेनेडीज या फिर एपिनाइज? तो गाइस अगर देखा जाएगा तो ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका जर्मनी में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी पहला। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम जर्मनी में यह पाया जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका नाम है फेल्डबर्ग। क्या नाम है? फेल्डबर्ग। ठीक है, फेल्डबर्ग। और अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो आप जानते हैं दोस्तों यह दोस्तों यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा दुग्ध का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? तो गाइस अगर हम 2019-20 के आंकड़ों की मानेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन देश हमारा करता है यानी भारत करता है। जो 2019-20 के आंकड़े हैं वो बताते हैं दोस्तों कि भारत जो है 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया हुआ है, और इसके साथ ही भारत जो है विश्व में नंबर 1 पर बन चुका है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है, मतलब जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है कहाँ पर है? तो गाइस आप याद रखिएगा कि 1875 यानी 1875 में बना था हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यानी आजादी से पहले बना हुआ था। और ये हमारा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है दोस्तों, कौन सा मंत्रालय? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसके अधीन यह काम करता है। ठीक है, और इसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह काम करता है, इसको याद रखेंगे। और यह है कहाँ पे? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में, ज्योति रोड नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? ज्योति रोड नई दिल्ली। अगर आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो प्लीज बताना 1875, और पूछना कि यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इस बात को आप कतई मत भूलना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ है? नहीं है, मतलब म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा? तो भाई ये आपका हो गया, और हमारा पड़ोसी हो गया म्यांमार। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले। लेकिन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बगल में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके ये असम निकल जाता है। ठीक है, ये वाला असम एरिया निकल जाता है। असम का सीमा जो है यहाँ पे टच नहीं करता म्यांमार के साथ। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा असम, क्योंकि इसके नीचे आपको नागालैंड पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको मिजोरम पड़ेगा, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन असम यहाँ पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे इस बात को। असम सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमाएं हम म्यांमार के साथ लगती हैं। ठीक है, अरमायोमा की जो पहाड़ी है दोस्तों, वह जानते हैं आप लोग हिमालय का ही अरमायोमा पहाड़ी, वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का विभाजन करता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? मतलब ठंडक के समय में भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो गाइस एक बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा, ठंडक के समय भारत में वर्षा कहाँ से होती है? तो गाइस याद रखिएगा ठंडक के समय भारत में जो वर्षा होती है वह जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ जो हमारा ये पश्चिमी विक्षोभ चलता है उसके कारण से होता है। यानी इस तरह से जो हमारा ये आता है दोस्तों, ठीक है,
इससे हमारे यहाँ वर्षा होती है। कहने का मतलब ये है कि भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत के उत्तर पश्चिम में वर्षा कराती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों यहाँ से उठती है, आप जानते हैं जो आपका भूमध्य सागर है वहां से, और यहाँ पर यह वर्षा कराती है दिसंबर के महीने में। और यह वर्षा जो है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा दिसंबर माह में हमारे यहाँ गेहूं के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में आपसे चर्चा किया हुआ है, भूगोल वाला आप सेशन जरूर देखिएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी ए हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो जंगल महल कहा जाता है किस क्षेत्र को? तो गाइस पश्चिम बंगाल में क्षेत्र अवस्थित है जंगल महल। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा ए, यानी पहला वाला। क्यों करवा रहा हूं, इसके पीछे का कारण है क्योंकि 50 क्वेश्चन कराना है और यह सिर्फ एकमात्र टेस्ट है जिसे जल्दी से खत्म करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? मतलब कौन सा है जो बाह्य पत्तन का उदाहरण है? तो गाइस बाह्य पत्तन का उदाहरण जो हमारा हल्दिया पोर्ट है, हुगली नदी पर स्थित है, यह आपका बाह्य पत्तन है। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि यह किस नदी पर पड़ता है दोस्तों, तो आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा हुगली नदी पर यह पड़ता है दोस्तों। और ये किसका एग्जाम्पल है? तो यह एक बाह्य पत्तन का उदाहरण है, हल्दिया पोर्ट यानी हल्दिया पत्तन। अगला करते हैं, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मसालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? तो देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमारा एमपी है वह मसालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। हालिया संदर्भ में जो डाटा आया हुआ है उसमें अगर देखेंगे शीर्ष 5 राज्य, दोस्तों यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे आपका आता है एमपी। मसालों के शीर्ष उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा दोस्तों राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नंबर आ जाएगा दोस्तों किसका? गुजरात का। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा तेलंगाना का। ठीक है, किसका? तेलंगाना का। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 राज्य हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमपी है, वो आपका पेपर में पूछा जाता है। अगला, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित चल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क का प्रमुख जमाव है? तो आपको पता होगा ज्योग्राफी वाले सेशन में हमने बात किया था कि सबसे ज्यादा लौह तत्व तो हमारे यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला राइट आंसर। जबकि कोयले की बात करेंगे तो है गोंडवाना तंत्र की में पाई जाती है। कोयला कहाँ पे? गोंडवाना तंत्र में पाया जाता है। तकरीबन 90% कोयला हम लोग गोंडवाना से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जबकि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पर भी लौह अयस्क पाई जाती है, लेकिन धारवाड़ क्रम की अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अगला क्वेश्चन करते हैं, वह हड़प्पा स्थल जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? सिंपल सी बात है, लोथल किस नदी पर स्थित है? तो वैसे आप लोग जानते हैं लोथल ये आपका भोगवा नदी पर पड़ता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? प्रश्न का सी होगा राइट आंसर। और जानते हैं आप लोग लोथल में, लोथल क्या है? तो आप कहोगे सर यह तो एक डॉक यार्ड था, मतलब यह एक क्या था? बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का यह एक बंदरगाह था। इसका उत्खनन आप जानते हैं, लोथल का उत्खनन 1957 में एक व्यक्ति ने किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? एसआर राव। क्या नाम था? एसआर राव ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ से एक मुहर मिली है जिस पर नाव के चित्र बने हैं। मुहर मिली है जिस पर क्या बना है दोस्तों? नाव का चित्र मिला हुआ है। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी नाव से सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता में व्यापार किया करते थे। तो गाइस इन सारी बातों को थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना। अगला, सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का एक उच्च स्तरीय समिति बनाया? आप जानते हैं चर्चा में था एक राष्ट्र एक चुनाव। तो हमारे यहाँ जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है दोस्तों, यह जानने के लिए कि मतलब क्या संभावना है, कैसे कराया जा सकता है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो यह समिति जो है आप सिफारिश करेगी। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि 8 जो इसके सदस्य हैं वह है 8, कितने सदस्य हैं? अच्छा, इसमें याद रखना पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसके सदस्य हैं, क्योंकि पेपर में आपसे ये बात पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समिति में अमित शाह भी सदस्य हैं 8 में। ठीक है, बाकी आप देख ही रहे हैं कौन कौन लोग शामिल थे, उतना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? मतलब किस राज्य में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं किए थे, अश्विनी वैष्णव किए थे। दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे किया गया उद्घाटन? बेंगलुरु में। किसने किया दोस्तों? तो याद रखिएगा इनका नाम अश्विन वैष्णव। कौन? अश्विन वैष्णव। और अश्विन वैष्णव कौन है? तो कहोगे सर ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री हैं। केंद्रीय
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? मतलब तौल माप से किसका रिलेशन था, तौल माप से कौन संबंधित था? तो गाइस यहाँ पे सही जवाब होगा पौतवाध्यक्ष, ये आपका तौल माप से संबंधित था। ठीक है, जबकि पर्याध्यक्ष दोस्तों यह वाणिज्यिक विभाग से संबंधित था। किसे? वाणिज्य विभाग से संबंधित है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, वाणिज्य विभाग से संबंधित है। जबकि सिद्धार्थध्यक्ष दोस्तों या भूमि से संबंधित चीजों को देखता है। शून्याध्यक्ष जो उस समय बूचड़ खाना था दोस्तों, उससे संबंधित था, बूचड़ खाना से यह संबंधित है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? ए, यानी पहला हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का मतलब कौटिल्य का मतलब चाणक्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो इसमें दोस्तों यह शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, जिसकी रचना किसने करी हुई है? तो चाणक्य ने की हुई है। और इसमें आप जानते हैं सप्तांग सिद्धांत, आपसे पूछ सकता है सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह चाणक्य के अर्थशास्त्र से संबंधित है। और इस सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने 7 सिद्धांत लिखे हुए हैं जो एक राज्य को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले राज्य में राजा, दूसरे नंबर पे अमत, फिर उसके बाद होना चाहिए दोस्तों जनपद, फिर उसके बाद होना चाहिए दुर्ग, देन आफ्टर कोष, दंड और मित्र। आपसे पेपर में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सप्तांग का हिस्सा नहीं है या सप्तांग का भाग नहीं है, तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, इन 7 को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? मतलब फिस्कल पॉलिसी हमारे यहाँ कौन निर्धारित करता है? तो गाइस फिस्कल पॉलिसी का निर्धारण हमारे यहाँ जो वित्त मंत्रालय है वह करता है। सही जवाब हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सी, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। जबकि दोस्तों अगर देखेंगे आरबीआई के द्वारा, तो आप जानते हैं मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी यह आरबीआई के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 280 है वह वित्त आयोग के गठन की बात करती है। और यह दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। जबकि बात करेंगे योजना आयोग, तो आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर दोस्तों आ गया था नीति आयोग। योजना आयोग बनाया गया था दोस्तों 1950 में। ठीक है, तो उसके स्थान पर आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 से अब नीति आयोग काम कर रहा है। ठीक है, अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? क्या? इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो गाइस याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा लिखा गया था इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी चौथा। जबकि बात करेंगे वेल्थ ऑफ नेशन, इसे किसने लिखा था? तो गाइस इसे लिखा था एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ के द्वारा यह लिखा गया था। अगला, निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली हुई थी? तो गाइस आप जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 12 से 17 तक चला था। यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी, यानी दूसरा हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो जो हमारी एनडीसी थी दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके द्वारा 27 सितंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। और इसमें विकास दर दोस्तों 8.2% से संशोधित करके 8% किया गया था। इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सहकारी बैंकों की कुल संख्या लगभग कितनी है? यानी भारत में कुल कितने लगभग कोऑपरेटिव बैंक हैं? यह डाटा कब की है? जनवरी 2022 तक की पूछ रहा है। तो गाइस तकरीबन 1527 कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ हैं, यानी डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी चौथा हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर। देखा जाए दोस्तों तो 28 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार मानेंगे तो भारत में तकरीबन 1527 सहकारी बैंक हैं यानी कोऑपरेटिव बैंक हैं, जिनमें से 53 अनुसूचित हैं और 1474 गैर अनुसूचित बैंक हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। आगे, भारत का औद्योगिक वित्त निगम यानी जो इफ्की है दोस्तों किस रूप में काम करता है? यानी जो भारत का औद्योगिक वित्त निगम है यानी IFCI, यह कैसे काम करता है? तो गाइस याद रखिएगा कि यह एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है, यह एक विकास बैंक के रूप में काम करता है। तो इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडिया यानी भारतीय औद्योगिक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वित्त निगम यह कैसे काम करता है? तो गाइस यह एक विकास बैंक के रूप में काम करता है, इसको याद रखना। 1 जुलाई 1948 को एक अधिनियम बना था दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कि IFCI एक्ट 1948, और इसके तहत गठन किया गया था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो ये इतना नहीं याद रखना है आपको, 1948 याद रखना है। इस समय स्थापना किया गया था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसका जो कैसे काम करता है, यह एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है, विकास बैंक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो गाइस एवरीवन नोज दैट कि भारत की अर्थव्यवस्था हमारी
मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा राइट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी काम करता है और यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है। तो दोनों मिलकर के जिस भी अर्थव्यवस्था में काम करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी, बढ़ती निवेश। अगर निवेश बढ़ाएंगे तो ये भाई इस निवेश बढ़ाएंगे तो इसे रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है गरीबी घटेगी। गरीबी क्या होगी? घटेगी। लेकिन कह रहा तो दोस्तों, तो जब गरीबी कम करेगा ये, तो ये उत्तरदायी नहीं हो सकता, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का डी वाला। बाकी अगर हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ यानी जो हमारे यहाँ समृद्धि दर है अगर वो अपर्याप्त है, लेस है, तो अगर हमारे यहाँ समृद्धि दर ही कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी का जन्म होगा, और बेरोजगारी का जन्म होगा तो गरीबी आएगी। अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है अगर वह हाई हो गई, अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो गई तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा, तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी के साथ साथ क्या बढ़ती है? गरीबी बढ़ती है, और बेरोजगारी बढ़ने के साथ गरीबी बढ़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट मॉडल यानी इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं सर, इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा? रोजगार आएगा, और रोजगार आएगा तो गरीबी क्या होगी? कम होगी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति जब हम 1991 में अपना रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा यह नीति स्वीकार किया गया था। मतलब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1991 में हम लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी को अपना रहे थे तब। तो गाइस उस समय 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी। 1991 में सरकार किसकी थी? नरसिम्हा राव की। जब हम लोगों ने एलपीजी को अपनाया था, लाइबलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, जब हमने इसको अपनाया तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। और एक कहानी है 1991। इसके बाद भारत का जो मार्केट है वो विदेश के लिए फिर से खोल दिया जाता है। बहुत सारे रिफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे सुधार किए जाते हैं। आने वाले अन्य वीडियो में हम एक एक करके सब पर डिटेल में चर्चा आपसे करेंगे। अगला, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो गाइस उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? कोशिका, ठीक है, किसके बारे में? कोशिका की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका फंक्शन कैसे है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं साइटोलॉजी में। तो साइटोलॉजी में क्या करते हैं? कोशिका के फंक्शन और स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। बाकी बात करेंगे दोस्तों हम लोग अगर अर्निथोलॉजी, ये भी पेपर में आता है, तो पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जबकि एंटोमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कीटों का वैज्ञानिक है अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। पैरासिस्टोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। पैरासिस्टोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके तहत फूलों का अध्ययन किया जाता है? बहुत ही ज्यादा, मैं पूरी कोशिश करूंगा 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कराऊं, मतलब मेरा तो सांस ही फूल जाएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्योंकि आपके पास समय कम है और आपसे ज्यादा दोस्तों मेरे पास समय कम है। तो फूलों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है दोस्तों? तो एंथोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत? एंथोलॉजी। तो द करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा राइट आंसर। एंथोलॉजी के तहत फूलों का अध्ययन किया जाता है। जबकि देखा जाएगा एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी में एग्रो समझिए ना, घास से संबंधित है दोस्तों, तो घास का अध्ययन। मोलैकोलॉजी मतलब मोलास्का और उसके खोल का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के अंदर विविध क्रियाशीलता और विचित्रता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के तहत किया जाता है दोस्तों। डार्ट ने अपनी कोशिका से संबंधित खोज का वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। मतलब ये माइक्रोग्राफिया पुस्तक से संबंधित कौन है, यानी किसने लिखा है? जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा रॉबर्ट हुक, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट आंसर। अब देखिएगा, आप जानते हैं दोस्तों सेल क्या होता है? तो भाई सेल क्या होता है? हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर बना है या जो भी अंदर फंक्शन होता है वो सारा फंक्शन कौन करता है? एक सेल करता है। मतलब हर एक चीज का हमारे यहाँ सेल बना हुआ, हर एक फंक्शन का काम सेल करता है। मिला जुला के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल से होती है। सबसे पहले 1665 में एक व्यक्ति है रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपनी दूरबीन बनाई थी और कार्क के छाल के अंदर कुछ छोटे छोटे खाने देखे थे जो कि मृत कोशिका थी। कैसी थी? डेथ सेल थे। तो सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज करी हुई है और यह कोशिका कैसी है? मृत कोशिका थी। इनकी एक पुस्तक है, इसके बारे में इन्होंने लिखा जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इसमें इन्होंने लिखा कि मैंने कैसे इसकी खोज वगैरह करी थी। जबकि एक और व्यक्ति का नाम यहाँ याद रखेंगे, लिवेनहॉक। इन्होंने क्या करी थी? जीवित कोशिका को खोजी थी। इसमें जीवित कोशिका को इन्होंने खोजी थी। लिवेनहॉक का नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पेपर में बन सकता है। अगला, ये कोड टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका सिद्धांत के संबंध में सही है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे स्लाइडन और जंतु वैज्ञानिक थे स्वान, दोनों ने मिलकर के दिया था, सही है। इसके अनुसार प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है, ये बात भी सही है। सभी कोशिकाओं की मूल संरचना व रासायनिक संगठन लगभग में एक समान होती है।
ये बात भी सही है दोस्तों, तभी तो दवाई सबका इस तरह से काम कर जाता है, नहीं तो अलग अलग सब मेडिसिन सब गड़बड़ हो जाता है, मेडिसिन ही नहीं बन पाती। तो गाइस सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी, राइट आंसर। अब ऐसा नहीं है कि पशु का कोशिका मनुष्य का कोशिका एक तरह काम करेगा, उसकी भी थोड़ी सी जो रासायनिक संगठन वो अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य वाले प्रजाति में तो मनुष्यों का होगा ना। अब इसके लिए मेंडलीव को समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। कोशिका सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जानेगा, इसका प्रतिपादन किसने किया था, बस आपको इतना जानना है। तो जी स्लाइडन ने किया था, और कौन था, स्वान ने किया था। बहुत ज्यादा पूछ सकता है, तो जी स्लाइडन जर्मनी से है और दोनों लोग जर्मनी से हैं। ये कहते हैं क्या, जरा सा ध्यान से सुनना कोशिका सिद्धांत पे। इनका कहना कि प्रत्येक जो जीव होते हैं इनका शरीर या तो एक कोशिका से बनता है, मतलब वन सेल से होते हैं, या तो बहु कोशिका से मिलकर के बनता है, मतलब उसमें कई सारे सेल बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर के बनती है। अगर मान लीजिए कोई नया कोशिका बनना तो पहले की कोशिका से मिलकर बनेगा। सभी कोशिकाओं की मूल संरचना और रासायनिक संगठन एक समान जैसी होती है, मतलब एक वर्ग का, ठीक है। प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रिया और पारस्परिक संबंध के कारण ही जिंदा है। अगर हमारी कोशिका काम करना बंद कर देगी तो मतलब वो सिस्टम खराब हो जाएगा और पूरा का पूरा मशीन डैमेज हो जाएगा। तो बात ये भी सही है। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जंतु कोशिका के बारे में सही है, किसके बारे में, जंतु कोशिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देंगे जंतु कोशिका को लेकर के पहला ऑप्शन, इसमें ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जंतु मतलब जैसे हम लोग जंतु हो गए, तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल है उसके अंदर ऊर्जा कैसे रहती है, तो भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन, उसके रूप में रहती है, बात तो सही है। इसमें तारक काय अनुपस्थित रहते हैं, तारक काय अनुपस्थित नहीं रहता भाई साहब, हमारे यहाँ तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो भाई ये वाला सही नहीं होगा। इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं, अगर लवक पाया जाता ना तो हरा नीला पीला काला हम लोग भी होते हैं, मतलब ये रंग तो पाया जाता है, मेलानिन के कारण आदमी का रंग काला नीला होता है, काला होता है, नीला नहीं होता है। लेकिन अब हमारे यहाँ अगर लवक पाते तो हम पेड़ पौधों की तरह, जो पेड़ पौधे हैं ना हरे हरे वैसे हो जाते, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं पाया जाता। तो ये बात तो सही है। इसमें आकार में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, हाँ भाई हमारे शरीर के अंदर आकार की वृद्धि एक निश्चित आयु तक हो जाती है, उसके बाद से नहीं होती है, लेकिन पेड़ पौधों का हमेशा होता रहता है। तो गाइस मिला जुला के सिर्फ बी वाला आपका सही नहीं होगा, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जंतु कोशिका की बात करेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है। जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों पौधे के अंदर पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिका में। हमारे यहाँ तारकाय उपस्थित रहता है, लेकिन जो पादप कोशिका होती है उनमें तारकाय नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइक्रोकांड्रिया के संदर्भ में सही है। माइक्रोकांड्रिया आप जानते हैं हमारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब कारक कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में सही होगा, यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। नहीं मित्रों, यह दोनों में नहीं पाए जाते हैं, पादप वाले में नहीं पाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है माइटोकांड्रिया, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, गलत हो गया। इसमें वायु की उपस्थिति में भोजन का खंडन होता है, वायु का मतलब ऑक्सीजन के रूप में होता है वायु, और ऊर्जा मुक्त होती है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों सही है। माइक्रोकांड्रिया से जो ऊर्जा आती है दोस्तों वह इम्यूनो ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में निकलता है, तो ये बात भी आपका सही है। जब हम भोजन करते हैं दोस्तों तो भोजन से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन जो भी हमारी छोटी आंत है वो सब पचा के लेकर जाती है, और वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा जो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यह क्या करता है, ऊर्जा का भोजन का विखंडन करता है, और यहाँ से एटीपी के रूप में एनर्जी को अपने पास संचित रखता है, और जरूरत पड़ने पर वह सेल को ट्रांसफर करता रहता है। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह केवल और केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम। मेसोसोम वर्किंग एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ही ये काम करता है मेसोसोम, इसको थोड़ा याद रखना। इसमें वायु की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, और इससे जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में एक सेल के अंदर रहता है, ठीक है। यही कारण है दोस्तों कि इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो किसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ जाति और दूसरी तरफ दिया हुआ उसका गुणसूत्र, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगर देखा जाए चूहे, तो चूहा का गुणसूत्र दोस्तों इसमें ज्यादा होता है, तकरीबन 44 नहीं होता 40 होता है, तो ये ज्यादा बता रहे हैं दोस्तों, ये इसका 40 होगा। मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं, सही है। मेढक के अंदर गुणसूत्र की संख्या 26 है, ये भी आपके सही है, सी होगा राइट आंसर, क्योंकि मनुष्य में 46 ही पाया जाता है। दोस्तों सी होगा इसका राइट आंसर।
अब यहाँ पर कुछ गुणसूत्र इनको आप थोड़ा याद रखना, पेपर में अगर बनते हैं तो आप बता देना। कुत्ते के अंदर गुणसूत्र सबसे ज्यादा यहाँ पे है 78, फिर घोड़े के अंदर 64, चिंपैंजी के अंदर 48, मनुष्य के अंदर 46, खरगोश 44, चुहा का 40, बिल्लिया का 38, मेढक 26, घरेलू मक्खी 12, मच्छर के अंदर 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, मतलब कौन सा जानवर है जिसका रक्त ही सफेद होता है। तो वह आप जानते हैं एक ही जानवर है जिसको मारने पर उसका रक्त सफेद निकलता है, दैट इज तिलचट्टा। सबसे ज्यादा खटमल मारने पर सफेद नहीं निकलता, नहीं, तिलचट्टा। यानी सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, बी होगा प्रश्न का राइट आंसर। जानते हैं दोस्तों एक जगत है इसका नाम है आर्थ्रोपोडा संघ, और यह दोस्तों सबसे बड़ा प्राणी संघ है पृथ्वी पर। अगर देखा जाए तो लगभग 2/3 जाति यह आपकी आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा संघ में जानते हैं इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे हमने लोग है ना, तो हमने का नस बना हुआ है और नस के अंदर से खून जाता है, लेकिन इनके अंदर नस जैसा कुछ है नहीं। इनके अंदर एक झिल्ली ही पाई जाती है दोस्तों, जिसको हम लोग देह गुहा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये देह गुहा है, और इस देह गुहा के अंदर अंदर ना ऐसे ऐसे ब्लड जो है भरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर कोई नया बेबी बर्न हो रहा है तो आप देखेंगे तो आपको ब्लड ऐसे उसके शरीर पर चिपका चिपका दिखाई देगा, क्योंकि नसों का हमारे यहाँ मतलब छोटा बच्चा है उसके अंदर रहता है, लेकिन ऐसा है कि काफी कमजोर झिल्ली रहता है, इस वजह से दिखता है। तो इनकी जो कैसी होती है, तो आप बात करेंगे इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों, वह कैसा होता है, खुला होता है, और देह गुहा में ही उनका रक्त भरा रहता है। और मजे की बात, इनका रुधिर रंगहीन होता है, और जब कोई चीज रंगहीन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अदृश्य होता है, वो हमें व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों वो रंगीन होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन उसमें नहीं पाया जाता, हीमोफिल्स नाम का, इसलिए उसको हीमोफिलस के नाम से जानते हैं। इसी तरह से दोस्तों तिलचट्टा जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का है, जिस कारण से जब इसको मारते हैं तो इसका ब्लड कैसे निकलता है, सफेद निकलता है। तो इस सारे पॉइंट को आप थोड़ा याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, मतलब वृक्ष से क्या प्राप्त हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। जो गांधी होता है, गांधी जानते हैं जी, हींग जो होता है इसको हम लोग पदार्थ है जो कि वृक्ष से प्राप्त करते हैं। तो गाइस सही जवाब हो जाएगा आपका ए यानी पहला। इसको थोड़ा याद रखिएगा। एक पौधा फेरुला जिससे प्राप्त किया जाता है गांधी, एक पौधा हीबिया जिसे प्राप्त करते हैं रबर, एक पौधा एकेसिया जिसे निकालते हैं कत्था, एक पौधा काफी जिसे निकलता है कैफीन, एक पौधा दोस्तों तंबाकू जिसे बनता है निकोटीन, एक पौधा सिलिकॉन जिसे बनता है कुनैन। तो इतना नहीं हो याद रखना, लेकिन इतना जरूर याद रखना और इतना याद रखना। समझ गए बात को? ठीक है। अगला, चीनी यात्री ह्वेनसांग निम्नलिखित में से किसके समय भारत आया था। अब ये क्वेश्चन पूछकर बेइज्जती करा, क्योंकि आपको पता है मैंने डिटेल में आपको बताया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे, आप जानते हैं। हर्ष की तक की पूरी कहानी आपसे पूछी थी, और यहीं पर आया था आपका ह्वेनसांग, और इसने क्या लिखी थी, सीयू की, क्या सीयू की नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी दूसरा। दिसंबर 2023 में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो गाइस जिंदगी में सेकंड टाइम होने वाला है भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी। सबसे अगर देखा जाए तो 1996 में भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड का आयोजन किया गया था। 27 वर्ष बाद यह दोस्तों दूसरी बार भारत में इसकी मेजबानी 2023 में की जाएगी, याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है। तो भाई सही जवाब हो जाएगा आपका जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, वह एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी, पत्थर से बना हुआ भाई, इसीलिए बोलते हैं इसको। अब एलोरा का कैलाश मंदिर कैसा है, शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ काल के इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कृष्णदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। एलोरा कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, भैया वो कौन सा शासक था। तो भाई शासक का नाम याद रखेंगे, आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। मोहम्मद बिन तुगलक ना दिल्ली सल्तनत में था, जो खगोल शास्त्र, गणित, विज्ञान इन सब के बारे में अच्छे से जानता था, सबसे विद्वान शासक यही था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का व्यवस्था किया गया है। मतलब जानते हैं जैसे हमारे यहाँ विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में, तो इसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत कौन करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत। तो बस आर्टिकल 169। देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब राज्य विधानसभा है। ठीक है, राज्य विधानसभा के जितने सदस्य हैं, अगर इन सदस्यों के 2/3 सदस्य राज्य विधानसभा की, अगर 2/3 सदस्य क्या करते हैं कि एक बिल लाते हैं, ठीक है, एक अध्यादेश लाते हैं, या फिर एक प्रस्ताव लाते हैं, एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि भाई ऐसा है
कि संसद ऐसा है, हमारे यहाँ जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में क्या विधान परिषद, उसको आप समाप्त कर दो। तो क्या करते हैं, जब ये प्रस्ताव पारित करते हैं दोस्तों, तो इस प्रस्ताव पर संसद, कौन, संसद उस राज्य में, संबंधित राज्य में क्या करता है, विधान परिषद को या तो खत्म करता है या तो विधान परिषद का गठन करता है। तो वास्तव में कौन करता है, संसद करता है। किसके कहने पर करता है, राज्य विधानमंडल के 2/3 सदस्य कम से कम उस पर हस्ताक्षर करेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 169। देखिए इसको तो और डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, परंतु समय का अभाव है, इस कारण से मैं इसको बहुत क्रिप्स में सारी बातें आपको समझा दिया। अगला देखिए दोस्त, अगर आपको समझ में आ रहा ना, तो एक शेयर, दिल से एक लाइक जरूर करिएगा। यकीन मानिए हमारा गला दर्द करने लगता है भाई, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन अब बहुत बोलना पड़ता है भाई, तो बच्चों का भरोसा है। तो वैसे थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ी सी हेल्प करें, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो समझ में आ रहा है दिल से पूछो यार, एक बार मैं बताऊंगा जरूर। देखो भाई, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुसूचित जातियां और जनजातियां दोनों दे दिया है। तो अनुसूचित जाति के लिए तो पहले से था हमारे यहाँ आर्टिकल 338, इसके तहत हम लोग अनुसूचित जातीय राष्ट्रीय आयोग बनाए थे। बाद में दोस्तों हम लाते हैं एक अमेंडमेंट एक्ट, 89 अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं 2003 में, और इसके तहत हम अनुसूचित जनजातियों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग बनाते हैं, और हम लोग संशोधन करके लाते हैं 338 ए। तो इस तरह से 338 और 338 ए के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, और यह बनाता कौन है, तो राष्ट्रपति। आगे, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो मित्रों आप लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है, हमारे यहाँ आप जानते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी त्रिस्तरीय प्रणाली स्टार्ट करी गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी, 1957 में बनी थी। इन्हीं की सिफारिश पर आज पंचायत वगैरह सब वर्क करता है। तो भाई डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो देखिए यूपीएससी ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब जब संविधान बना था तभी इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे आर्टिकल 315 के तहत इसकी स्थापना करी जाती है, इस कारण से यह एक संवैधानिक निकाय है। जबकि दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसी संदर्भ में वो भी 315 के तहत वो भी आता है। जबकि बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 280 की, तो इसके तहत बनता है दोस्तों हमारा वित्त आयोग। तो यह भी आपका आर्टिकल 280, यह भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जबकि योजना आयोग दोस्तों यह एक संसदीय विधि के द्वारा बनाया गया था 1950 में, तो यह आपका जो है संवैधानिक नहीं है, यह वैधानिक बना था। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार होती है, ये 3 स्तर पर हमारे यहाँ सरकार होती है, 3 स्तर पर सरकार। एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक तो आपका दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट होता है, और एक जैसे हमारे यहाँ होता है ना लोकल गवर्नेंस, जिसे हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो एक हमारे यहाँ होता है लोकल गवर्नेंस। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में हमारा जो वित्त मंत्रालय है, यह वित्त का बंटवारा करता है। लेकिन इसी तरह से स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लोकल गवर्नेंस, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, तो स्टेट राज्य वित्त आयोग करता है दोस्तों, स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, तो आपका जवाब होगा सर इसका गठन गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। दोनों में अंतर है। जो हमारा फाइनेंस कमीशन दोस्तों, इसे हम आर्टिकल 280 के तहत वित्त मंत्रालय के तहत इसका गठन वगैरह किया जाता है। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल 243, ठीक है, 243 आई के तहत किया जाता है। याद रखना भाई, 243 आई के तहत क्या आता है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। क्या काम करेगा, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच राजस्व का बंटवारा करेगा। क्लियर है, ठीक है। अगला, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन क्या होता है दोस्तों, लाइकेन एक पादप होता है छोटा, जो वायु प्रदूषक का सूचक होता है। जहां पर वायु ज्यादा प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाता है, खास करके इंडस्ट्रियल एरिया में तो लाइकेन का पौधा मिलता नहीं है। तो यह क्या है दोस्तों, यह लाइकेन वायु का सबसे अच्छा सूचक है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका ए यानी पहला हो जाएगा। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं, तत्वों का चक्र क्या कहलाता है, इसका क्या मतलब होता है। देखो बहुत आसान होता है ना, लेकिन इसमें बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, तो लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा अजैव तत्व होता है, अजैव तत्व, ठीक है, सुनो ध्यान से, जो अजैव तत्व होता है, जब ये अजैव तत्व कन्वर्ट हो रहा है जैव तत्व में, किसमें, जैविक तत्व में,
जैविक प्रवस्था में, या पुनः जैविक प्रवस्था जब आ जाता है अजैविक तत्व में, तो जो ये प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। क्या, जैव भू रासायनिक चक्र यानी बी। बस इतने सी बात है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक तत्व चक्र कहलाता है, इसको याद रखना। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा, ये आपका पड़ता है नागपुर में। इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में 1958 में पड़े या इसकी स्थापना हुई थी भाई। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है, नागपुर में। अगला, नीचे निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्ति कारक है, किसके कारण से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, तो भैया सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाँ, हैलोजन हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये CCl3 ये भी, तो भैया डी दे दो सारे के सारे। ये सभी के सभी दोस्तों नुकसान पहुंचाते हैं हमारे ओजोन परत को। किसी दिन डिटेल में चर्चा जरूर होगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, प्रवाल विरंजन काहे होता है, सागरीय प्रदूषक के कारण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि, रोग एवं महामारियों का फैलना। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भैया कारक है, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर कारक माना जाए तो टेम्परेचर की वृद्धि, सागरीय जल के तापमान की वृद्धि के कारण हमारा प्रवाल विरंजन होता है। प्रवाल